Hello students, hope you all are fine. Welcome back to my channel. Now in this video we are going to study about class 12 chapter 1 reproduction in organism topic sexual reproduction. Sexual reproduction involves formation and fusion of gametes to form zygote which develops into new organism. Basically it means हमने एक सेल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि वहां पर क्या होता है, जो सेल है वो अपने आप को डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, बट कहीं भी गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, यूनिपेरेंटल होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो गैमीट्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, वो बनते हैं, फिर उन दोनों गैमीट्स में फ्यूजन होगा, फिर फ्यूजन होने के बाद जो यहाँ पर एक हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, जो एंटिटी बनेगी, दैट इज नोन एज जाइगोट, जो फर्दर डिवाइड होते होते एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। The characteristic of sexual reproduction are: number 1, two fusing gametes can be produced by same individual or different individuals. It can be both uniparental as well as biparental. Biparental mostly होता है. Basically what happens, यहाँ पर uniparental से मतलब है bisexual, means एक ही organism मेल गैमीट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है एंड फीमेल गैमीट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, फिर फर्दर उनका फ्यूजन होगा एंड देन जाइगोट बन जाएगा। लेकिन अगर बाय पेरेंटल है, मीन्स यूनिसेक्सुअल है, तो मेल की जो गैमीट्स होंगे वो अलग बॉडी प्रोड्यूस करेगी और जो फीमेल के गैमीट्स होंगे वो अलग बॉडी प्रोड्यूस करेगी और फिर इनका फ्यूजन होगा एंड देन अगेन जाइगोट बन जाएगा। Offsprings produced are not identical to parents are amongst themselves because organisms produce inherits chromosome genetic material contributed from two different gametes, so we can say that it produces variations. Basically what happens, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम बेसिक से देखें तो जो गैमीट्स बनते हैं, कोई 2n सेल है या फिर n सेल भी हो सकता है, यहाँ पर होगा मियोसिस, मियोसिस से गैमीट्स बनेंगे, हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे और ये फिर फर्दर हैप्लॉइड गैमीट्स हमारे फ्यूज होंगे। अब फॉर सपोज ये थे मेल गैमीट्स, ये है फीमेल गैमीट्स, अगेन मियोसिस होगा, गैमीट्स बनेंगे, दोनों में मियोसिस हुआ, दोनों मेल बॉडीज में, दिस वाज फॉर सपोज द मेल बॉडी, दिस वाज फॉर सपोज द फीमेल बॉडी, यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे, ये गैमीट्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे, विच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी जाइगोट। जाइगोट एक ऐसी एंटिटी है जो क्या होगी, डिप्लॉइड। तो यहाँ पे एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारा मेल साइड से, एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन हमारा है फीमेल साइड से, तो यहाँ पर जो जाइगोट होगा दैट विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आकर होगा जिसकी वजह से वेरिएशंस आएंगी। इट इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड सिनगेमी, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे पहले तो मियोसिस होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर फ्यूजन होगा, सिनगेमी होगा, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी, वन और द सेम वर्ड, एंड देन फिर उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा। इट इज अ स्लो, elaborate और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट सो रैपिड। आगे एक क्वेश्चन है कि दो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही स्लो, इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट हम इसको क्यों प्रेफर करते हैं, जो हाई ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने इसको क्यों प्रेफर किया। उससे पहले हम समझते हैं कि यस, पहले किसी सेल का मियोसिस होना, फिर उनका हैप्लॉइड गैमीट्स बनना, फिर गैमीट्स का ट्रांसफर होना, फिर उसमें फ्यूज होना, फिर उसके बाद जाइगोट बनना, फिर जाइगोट का मल्टीप्लाई होते होते एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना। So this is a very slow process. It takes energy. It is a very elaborate, detailed process है, complex है और इसको काफी ज़्यादा time लगता है। Although organisms differ in external morphology and internal structure, but all of them have nearly the same reproductive pattern. In animals, sex organs are already present in young embryo. Basically यहाँ पर हर एक organism फिजिकली, मॉर्फोलॉजिकली कहीं ना कहीं अलग होता है, इंटरनली भी थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन इन सब में एक पैटर्न देखा गया, दैट देयर इज अ बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म, देन देयर इज अ ग्रोथ, फिर वो ग्रो करेगा एक सर्टेन मैच्योरिटी तक, फिर उसके बाद वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, सेक्सुअली एक्टिव होता है, एंड देन फिर स्टार्ट डिग्रेडिंग इटसेल्फ, सेनेसेंट आने लगता है, ओल्ड एज आने लगती है, एंड देन इट dies. So it's a cycle again, that there is a birth, then growth, then reproductive phase,
and then senescent phase. So there are mainly three phases in life. Number one is juvenile phase. Number two is reproductive phase. And number three is senescent phase. Juvenile phase is also known as pre-reproductive phase. Pre-reproductive phase. During this juvenile phase, organism will show growth so that it can attain certain maturity to perform sexual reproduction. Means organism जो है एक certain growth, एक certain time लेता है to attain a maturity to perform sexual reproduction. जब तक वो sexual reproduction कर सके, वो sexually active हो सके, उससे पहले वो एक time लेता है. In humans, that time is known as puberty. Puberty में 13 to 14 या 12 years के आसपास हमें sexually changes आने लगते हैं, secondary changes आने लगते हैं. Boys की voice heavy हो जाती है, shoulders broad हो जाते हैं, girls में pitch high pitch हो जाती है, menstrual cycle start हो जाती है. There are pubic hairs, facial hairs. So this phase is also known as vegetative phase in plants. It is so variable duration in different organisms. Means in plants, this juvenile phase is known as vegetative phase. In plants, it is called vegetative phase. Then उसके बाद we have reproductive phase. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड एंड मैच्योर ड्यूरिंग दिस फेज. जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो भी हमारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, वो इस टाइम पर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं व्हेन वी स्टार्ट प्यूबर्टी. In higher plants like angiosperm, flower-giving plants, end of juvenile phase is onset of reproductive phase easily marked by the higher plants during the phase. जब in humans जो reproductive phase की starting होती है, वो mark होती है with the starting of the puberty. In flower वो start होती है जब plant में flowers दिखने लगे. अगर उसमें flowers आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये plant mature हो चुका है, ये plant अब reproductively active हो चुका है. So इस phase का main motto ये है, इस phase का main process ये है कि यहाँ पर ये offsprings बना सकते हैं. In this phase the organisms can produce offsprings. ठीक है. जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो क्या होंगे, पेरेंट्स से थोड़े से वेरिएशन होंगे, उनमें वेरिएशंस दिखेंगे. दिस फेज इज ऑल्सो वेरिएबल. यहाँ पर भी इस फेज में भी जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो हर ऑर्गेनिज्म का अलग होता है. ऐसा नहीं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में 2 साल बाद रिप्रोडक्टिव फेज आना शुरू हो जाएगा, हर एक ऑर्गेनिज्म में 3 साल बाद रिप्रोडक्टिव फेज आना शुरू हो जाएगा. हर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग होता है. देन वी हैव दिस थर्ड स्टेज दैट इज सेनेसेंट फेज. सेनेसेंट फेज में जो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं. जो हमारी बॉडी है वो डिटोरेट होना शुरू हो जाती है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी डेथ. अल्टीमेटली वो डेथ की तरफ चली जाती है. यहाँ पर भी जो हमारे हार्मोन्स होते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जुवेनाइल फेज, इन रिप्रोडक्टिव फेज, इन सेनेसेंट फेज. रिप्रोडक्टिव फेज में हार्मोन्स की वजह से ही हमारी बॉडी में काफ़ी चेंज आते हैं बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. इनकी वजह से बॉडी हेयर्स, फेशियल हेयर्स बॉयज़ में, हाई पिच, ये सब किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दीज हॉर्मोन्स. जब ये हॉर्मोन्स जैसे सेनेसेंट फेज में थोड़ा कम इनका जो रिलीज है वो मेटाबॉलिसिटी थोड़ी कम हो जाती है, वहां पर सेनेसेंट फेज हमारी शुरू हो जाती है. अब एक बार बुक पढ़ लेते हैं. Sexual reproduction involves formation of female and male gametes either by the same individual, means यहाँ पर same individual, that is bisexual organisms, or by different individual, that is by unisexual organisms. These gametes fuse to form zygotes. ये जो gametes होंगे चाहे वो unisexual organism हो चाहे वो bisexual organism हो, ये gametes fuse होंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा, zygote, which develops to form new organisms.
It is an elaborate, complex, slow process as compared to asexual reproduction because of the fusion of male and female gametes. Sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parent. यह बता चुकी क्योंकि यहाँ का मेल का जेनेटिक कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग होगा, फीमेल का जेनेटिक कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग होगा, जिसकी वजह से जाइगोट में एक नया रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन अकर होगा, which will create some variations. A study of diverse organisms like plants, animals, and fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share same pattern. Let us first discuss what feature come to these diverse organisms. An organism have to reach a certain stage of growth, that is juvenile phase. उसको एक सर्टेन स्टेज तक आना पड़ेगा, एक सर्टेन एज तक आना पड़ेगा इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. ये जो टाइम पीरियड होता है, जितने में वो टाइम लेता है टू मैच्योर होने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज. इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, ये हम पढ़ चुके हैं. The end of juvenile or vegetative phase, which makes the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in higher plants when they come to flower. How long does it take to marigold, rice, wheat, coconut, mango plant to come to flower? बेसिकली यहाँ पे कुछ प्लांट्स एनुअल हैं, कुछ प्लांट्स पेरिनियल हैं और कुछ प्लांट्स बाइनियल हैं. पहले हम समझते हैं कि कौन से प्लांट्स एनुअल होते हैं, कौन से प्लांट्स बाइनियल होते हैं, कौन से पेरिनियल होते हैं. Based on the flowering and fruiting pattern, there are two types of flowering plants. एक होते हैं मोनोकार्पिक और एक होते हैं पॉलीकार्पिक. मोनोकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर करते हैं. प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ. So polycarpic plants are those plants which on reaching maturity flower repeatedly at intervals. On reaching maturity, flower repeatedly at intervals. अब यहाँ पर भी मोनोकार्पिक प्लांट्स में एनुअल प्लांट्स भी होते हैं और बाइनियल प्लांट्स भी होते हैं, कुछ पेरिनियल प्लांट्स भी होते हैं, मेनली एनुअल. सो जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो लाइफ में सिर्फ एक बार जीते हैं, फ्लावर करते हैं एंड देन दे डाई. वो आगे ये नहीं कि रिपीटेडली चलते जा रहे हैं. दे विल टेक बर्थ, दे विल गिव द फ्लावर्स एंड दे विल डाई. फॉर एग्जांपल wheat, rice and marigold. And then there are biennial plants. Biennial plants are similar to annual but not exactly similar. Annual plants क्या होते हैं? एक ही साल में उनको जीना है, फ्लावरिंग करनी है एंड देन दे डाई. बाइनियल प्लांट्स अपना टाइम लेते हैं. बाइनियल प्लांट्स एक साल पूरा ग्रो होते हैं, मेच्योर होते हैं, दूसरे साल अपने फ्लावर्स देते हैं एंड देन दे डाई. दे विल ऑल्सो फ्लावर वंस इन देयर लाइफ टाइम बट दे विल डाई. तो ये 2 साल तक जीते हैं. फॉर एग्जाम्पल हो गया रेडिश, कैरेट. radish and carrot. कुछ पेरिनियल प्लांट्स मतलब जो 2 साल से ज्यादा जिए. कुछ पेरिनियल प्लांट्स होते हैं बट स्टिल मतलब पेरिनियल प्लांट्स वो जो 2 साल से ज्यादा जिए, तो लेकिन वो अपनी लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग करेंगे. इसका एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज बैम्बू एंड स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना. जब आएगा चैप्टर में हम उसको पढ़ेंगे, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना. फिर उसके बाद पॉलीकार्पिक एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं. अब पॉलीकार्पिक में क्या हो गया? मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट, ग्रेप वाइन, ऑरेंज, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो रिपीटेड इंटरवल्स पे अपनी फ्रूटिंग करते हैं. बट कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो पूरे साल थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करते रहते हैं, जैसे चाइना रोज. और सदाबहार भी होता है इंडिया में, अगर आप रिलेट कर पाओ तो.
अब यहाँ पे बुक में एक बात बोली गई है कि जो प्लांट्स बार बार अपने आप को फ्लावरिंग कर पाते हैं, भाई यहाँ पर तो डिसाइडेड है कि प्लांट ने बर्थ लिया, फिर मेच्योर हुआ, फिर फ्लावरिंग करी, ओल्ड हुआ एंड देन इट विल डाई। फ्लावरिंग, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एंड देन यहाँ पर है बर्थ। ये मैच्योरेशन फेज हो गया, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन या पोस्ट मैच्योरेशन फेज हो गया, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। लेकिन यहाँ पर तो प्लांट ने बर्थ किया, फ्लावरिंग करी, फिर फ्लावरिंग करी, फिर फ्लावरिंग करी। तो जो एनुअल प्लांट होते हैं उनमें हमें दिख रहा है कि अब इस प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये इसकी रिप्रोडक्टिव फेज है। लेकिन अगर मैं जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनको एक गेज दूं, एक नजर से देखूं, और क्या पता उसकी ये वाली स्टेज चल रही हो, तो मुझे नहीं पता कि इसको कितना साल हुआ है इस प्लांट को, मुझे नहीं पता कि इस प्लांट को कितने साल हुए हैं या आगे कितने और इसकी फ्लावरिंग्स बची हैं। तो यहाँ पे जो फेजेस होती हैं वो क्लियरली हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सो द पीरियड बिटवीन टू फ्लावरिंग फेजेस, एक फ्लावरिंग फेज से दूसरे फ्लावरिंग फेज के बीच में हम क्या बोले, ऐसे तो है नहीं कि इसका बर्थ अभी हुआ है और ऐसा है नहीं कि अब इसकी डेथ आने वाली है। तो एक फ्लावरिंग फेज से दूसरे फ्लावरिंग फेज के बीच को हम क्या बोलते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड। इसको हम रिकवरी फेज भी बोल सकते हैं। इस फेज को एनसीईआरटी में बोला है कि जुवेनाइल फेज भी बोल सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे इसको हम जुवेनाइल फेज तो नहीं बोलेंगे, इसको हम रिकवरी फेज बोल सकते हैं। एंड वी कैन से दैट इट इज द पार्ट ऑफ द मैच्योरेशन फेज, बट इट इज नॉट जुवेनाइल फेज। So we can say that interflowering phase is kind of a maturation phase. Coming to NCERT. So in plants where flowering occurs more than once, what would you call interflowering period? Juvenile or mature? Your answer is mature. That interflowering period is called maturation. फर्स्ट बर्थ से फर्स्ट फ्लावरिंग के पीरियड का टाइम तो जुवेनाइल ही कहलाएगा, लेकिन एक फ्लावरिंग प्लांट से दूसरे फ्लावरिंग पीरियड के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो पीरियड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मैचुरेशन फेज या फिर इंटर फ्लावरिंग फेज या फिर रिकवरी फेज। तो जो अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स लाइक एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स, जो प्लांट्स एनुअल एंड बाइनियल होते हैं, जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं, उनमें हमको क्लियर कट वेजिटेटिव फेज भी दिखता है, प्रोडक्टिव फेज भी दिखता है और सेनेसेंट फेज भी दिखता है। लेकिन जो पेरिनियल होते हैं, जो अपनी लाइफ में एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग कर सकते हैं विद बाय टेकिंग द सम इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो उनमें हमको क्लियर कट फिनोमेना या क्लियर कट देखने को नहीं मिलता। A few plants exhibit unusual flowering phenomena, some of them such as bamboo species flowering only once in the lifetime. So it is a monocarpic plant, but since it is living more than 1 or 2 years, so that's why we call it as perennial plant. Generally after 50 to 100 years produces large number of fruits and then die. Another plant, Strobilanthes kunthiana, or it is also called as Neel Kuranji. Strobilanthes kunthiana, or it is also called as Neel Kuranji, flower after 12 years, after every 12 years. As many as you know, this plant flowered during September October 2006. Last इसने flowering जो की थी according to NCERT वो थी 2006। अब ये हर 12 साल में फ्लावरिंग करता है, तो फर्स्ट वॉज 2006, देन नेक्स्ट विल बी 2012, फिर उसके बाद 2018 एंड देन उसके बाद, करेक्ट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि when was the last time Strobilanthes kunthiana appeared and when will it come? So your answer is 2018 and 2024 respectively. Its mass flowering transformed large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. KKT. Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches attracted large number of tourists. This is the picture of Strobilanthes kunthiana. In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive phase, जो हमने डिस्कस किया था कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ सेक्सुअल मैच्योरिटीज आने लगती हैं, फेशियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स, डिफरेंस इन देयर रिस्पेक्टिव वॉइसेस, हार्मोनल चेंजेस, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन. The reproductive phase is also variable during different organisms. हर एक ऑर्गेनिज्म का reproductive phase भी अलग अलग होता है।
Can you list the changes seen in human beings that are indicative of reproductive maturity? Yes. In males, there is rough voice, growth of facial hairs and hairs in pubic region. In females, it is high-pitched voice, developed breasts and hair in pubic region, etc. Among animals, for example, birds, do they lay eggs all through the year, or is it seasonal phenomena? What about other animals like frogs and lizards? Have you noticed that birds living in the nature lay only eggs seasonally? However, birds in captivity, as in poultry farms, can be made to lay eggs throughout the year. यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि amongst example among animals like birds, do they lay eggs all throughout the year? No, the birds are the seasonal breeders. Birds do not lay eggs throughout the year. They do not lay egg throughout the year. They are, yes, it's a seasonal phenomena. What about other animals like frogs and lizards? That is also seasonal. आपने देखा होगा गर्मियों में छिपकलियां बहुत कम हो जाती हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे ही बरसात जो रेनी सीजन होता है उस टाइम पे फ्रॉग ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर seasons. So this is also, these animals are also examples of seasonal breeders. You will notice that bird living in the nature lay only eggs only seasonally. However, birds in captivity, मतलब जिन birds को पाला जाता है, जिनको इकोनॉमिकली यूज किया जाता है फॉर एग्स, उनकी जो एग लेइंग होती है वो पूरे साल कराई जा सकती है बाय द हेल्प ऑफ hormones. In case laying eggs is not related to reproduction, that is commercial exploitation. वहाँ पर जो reproduction हो रही है, that is not because of the, in that case वहाँ पर जो eggs lay हो रहे हैं, जो eggs हैं, that are not for the reproduction, कि नए birds बने. यहाँ पर जो है commercially, economically, human welfare के लिए, for eating, for having food, for different other purposes के लिए यहाँ पर eggs बनाए जा रहे हैं. The females of placental mammals exhibit cyclic changes in activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during reproductive phase. जो reproductive phase होता है, जो बर्थ है, फिर उसके बाद मैच्योर हुए, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आता है. इस रिप्रोडक्टिव फेज में फीमेल्स में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से देयर आर सम साइक्लिक चेंजेस इन प्लेसेंटल मैमल्स. जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं like cows, sheep, rat, deers, dogs, tiger, etc. इनमें cyclic changes को हम बोलते हैं, reproduction के लिए बोलते हैं oestrus cycle. Wherein primates like monkeys, apes and humans, it's called menstrual cycle. There are few differences in oestrus cycle and menstrual cycle. Menstrual cycle seasonal नहीं होती है, oestrus cycle seasonal होती है. Whenever they are reproductively active, only then oestrus cycle appears, and in menstrual cycle that doesn't happen. Many mammals, especially those living in natural, wild and condition, exhibit such cycles only during favorable season, that is for the oestrus cycle, in their reproductive phase, and are therefore called seasonal breeders. Many other mammals are productively active throughout their reproductive phase and hence called continuous breeders phases and therefore called seasonal breeders. मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग्स जो है विंटर्स में ब्रीड करते हैं. सो मेनी अदर मैमल्स, बहुत सारे दूसरे मैमल्स भी हैं जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं पूरे साल. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही बेबीज हो रहे हैं, पूरे साल बेबीज होते रहते हैं. That we all grow old if we live long enough is something that we recognize. But what is meant by growing old? Growing old का मतलब बेसिकली क्या है कि जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो स्लो हो जाए, जो हमारी बॉडी है वो धीरे धीरे डिटोरेट होने लगी. The end of reproductive phase can be considered as the parameters of senescence and old age. There are concomitant changes in the body like the slowing of metabolism examined during the last phase of lifespan. Old age ultimately leads to the death. Concomitant changes मतलब यहाँ पर की बॉडी में जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं उनका स्टोर होना, मेटाबॉलिज्म कम हो जाना, जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनका चेंज हो जाना, जो बॉडी में इंटरेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाना, जिसकी वजह से इट विल लीड टू अल्टीमेट death. In both plants and animals, hormones are responsible for transition. बहुत important line है. In both plants and animals, hormones are responsible for transition between three phases: interaction between hormones, certain environment factors, regulate the reproductive process, and associated behavioral expression of organisms. ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर से भी समझ में आता है कि इनका रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है या अभी ओल्ड एज चल रहा है या फिर जुवेनाइल फेज में ही है. और ये सब किसकी वजह से होता है? दे आर मेनली ड्यू टू द हॉर्मोन्स की वजह से.